स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है प्रोटेस्ट के बारे में। जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, उनको पुलिस के द्वारा प्रोटेस्ट साइट से हॉस्पिटल के वहाँ पे ले जाया गया है। तो आप देखिए कि पुलिस के द्वारा अपनी इन एक्शंस के बिहाइंड में हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसको मेंशन किया है कि हाई कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था कि जो प्रोटेस्ट कर रहे जो पर्सन हैं उनकी हेल्थ को समय समय के ऊपर में चेकअप है वो किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग उनको हॉस्पिटल के वहाँ पे शिफ्ट है वो किया गया है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो प्रोटेस्ट का रीजन है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट करने वाले पर्सन्स हैं उनके द्वारा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का जो रेजिग्नेशन है उसको यहाँ पे डिमांड किया गया है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो अपना रिजाइन करें, क्योंकि उनके द्वारा एग्ज़ाम का जो सेंक्टिटी है उसके अंदर में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। स्पेशली जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था जिसमें पेपर लीक का जो इशू है वो सामने आया था। क्या स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री के अंदर में किसी मिनिस्टर के द्वारा अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने के लिए रिजाइन है वो किया गया था। तो आप देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री का जो एग्जाम्पल है उसको हम कोट किया करते हैं कि एक रेलवे एक्सीडेंट के दौरान में उन्होंने अपना अकाउंटेबिलिटी है उसको फिक्स करने के लिए रिजाइन है वो किया था 1958 के समय में। उसके लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि जब इंडिया चाइना का वॉर होता है 1962 के समय, तो वी के कृष्णन मेनन है उस समय हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने भी अपनी क्रिटिसिज्म की वजह से रिजाइन है वो किया था। लेटर फेज के अंदर में आपको जो एक और डिफेंस मिनिस्टर थे वीपी सिंह 1980s के समय में, तो उन्होंने भी रिजाइन किया था क्योंकि एक डिफेंस डील की वजह से उनका क्रिटिसिज्म हुआ था। तो स्टूडेंट, समय समय पे हमारे कुछ मिनिस्टर्स हैं वो रिजाइन किए हैं जब उनके ऊपर में क्रिटिसिज्म आया है या उन्होंने जो प्रॉपर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो उस मैटर के रिगार्डिंग में फेयर वे के अंदर में हो सके। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जब हम गांधी के जो 7 प्रिंसिपल हैं उनको रीड करते हैं, तो गांधी का एक जो प्रिंसिपल है जिसको कि गांधी 7 सिन के रूप से भी कंसीडर करते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, कि पॉलिटिक्स के अंदर में प्रिंसिपल्स हैं उनका होना ज़रूरी है। विदाउट प्रिंसिपल अगर कोई पॉलिटिक्स है तो वो यहाँ पे सिन के पार्ट के रूप से गांधी अपना फिलोसफी के अंदर में उसको उसको कवर हैं वो किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोटेस्ट के बारे में, तो स्टूडेंट्स हमारा जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर में आप देखिए कि आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो मिली हुई हैं। कुछ अलग अलग राइट्स हैं वहाँ पे आर्टिकल 19 के अंदर में, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। उसमें आपको असम्बल होने का भी राइट है कि पीसफुल वे के अंदर में आप असम्बल हो सकते हो विदाउट आर्म्स के बेसिस के ऊपर में। तो जो प्रोटेस्ट आपको करना है वो भी आर्टिकल 19 का ही पार्ट यहाँ पे हुआ करता है। उसके कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आप वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर है उसको किसी भी तरीके से इम्पैक्ट वो ना करते हो। इसके अलावा आप देखिए कि जो ओवरऑल वहाँ पे जो हार्मनी ऑफ द कंट्री है उसके अंदर में भी कोई चेंज है वो नहीं होना चाहिए आपके प्रोटेस्ट की वजह से। क्या स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन के द्वारा रोड के ऊपर में प्रोटेस्ट किया जा सकता है क्या? ये जो प्रोटेस्ट साइट है वो जंतर मंतर का एरिया है। जब कभी आप देखिए कि जो राजस्थान से रिलेटेड एक किंग हैं उनके द्वारा जंतर मंतर हैं उनको डेवलप किया गया था कंट्री के अंदर में अलग अलग जगह के ऊपर में जंतर मंतर उनके द्वारा, क्योंकि उनको एस्ट्रोलॉजी के अंदर में इंटरेस्ट था। तो ये जो जंतर मंतर है वो किस किंग ने डेवलप किया था ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ये आपका होमवर्क है। बट आप देखिए कि जो प्रोटेस्ट करने के दौरान में क्या पर्सन है वो रोड को ब्लॉक कर सकते हैं क्या, पीपल्स के मूवमेंट को यहाँ पे इम्पेक्ट कर सकते हैं क्या? तो स्टूडेंट्स, ऐसा ही एक जो प्रोटेस्ट है वो शाहीन बाग का जो एरिया है उसमें देखने के लिए मिला था जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में था। तो उस दौरान में आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व ये किया गया था कि आपका जो प्रोटेस्ट करना है वो आपको एज ए फंडामेंटल राइट के रूप से मिला है। बट अगर हम बात करें किसी पर्सन का जो मूवमेंट है उसको आप रेस्ट्रिक्ट वो नहीं कर सकते। स्पेशली आप देखिए कि जो पब्लिक जो यहाँ पे वेज हैं जो रास्ते हैं उनको आप ब्लॉक करके प्रोटेस्ट वो नहीं कर सकते। काफ़ी बार आपको प्रोटेस्ट आपको इस तरीके से लगेगा कि जो प्रेशराइज करने के लिए ऐसे जो मूवमेंट हैं वो कंट्री के अलग अलग पार्ट में होते हैं। जब आप देखिए कि रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा, हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा, बट ओवरऑल लोगों का मूवमेंट है उसको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो ये बेसिकली आप देखिए कि प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट जो है वो हमारे स्पेस जर्नी के बारे में है। तो आप देखिए कि हमारे कंट्री ने एक और मेजर माइलस्टोन है उसको यहाँ पे अचीव किया है स्पेस जर्नी के अंदर में। प्राइवेटली डेवलप एक ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, उसको प्लेस किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में। तो प्राइवेटली डेवलप आप देखिए कि रॉकेट है, ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, उसको यहाँ पे
प्लेस है वो किया गया कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो प्राइवेटली डेवलप है तो किसने इसको डेवलप किया है, स्काई रूट और एरोस्पेस नाम का जो स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनी, उन्होंने इसको डेवलप है वो किया है कम्प्लीटली। ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, मिशन आगमन इसका नाम रखा गया है। हिंदी में जो आगमन होता है उसका मीनिंग होता है कि अराइवल, तो आगमन इस जो जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसका नाम है वो रखा गया है। तो मिशन का नाम आपको पता होना चाहिए, मिशन आगमन है। आगमन के अलावा अब आप देखिए कि आपको इसके कुछ फीचर्स भी पता होना चाहिए। इंडिया यहाँ पे 3rd कंट्री बना है जो इस माइलस्टोन को यहाँ पे अचीव किया है। कभी आप देखिए कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो 1980s के समय में इस प्लेस के वहाँ पे हमने उसको डेवलप है वो किया था 1980s के समय में। और इंडिया उस समय में जो 6th कंट्री है वो बनता है जिनका खुद का एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया था। अब यहाँ पे ये जो प्राइवेटली डेवलप जो ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, इसके कुछ फीचर्स आपको पता होना चाहिए। एक तो स्टूडेंट्स ये मल्टी स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल के रूप से इस्टेब्लिश हुआ है। सेकंड आप देखिए कि इन हाउस यहाँ पे जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो डेवलप किया गया है और स्मॉल सैटेलाइट्स भी वो ये कैरी करता है जिसमें अराउंड 350 किलोमीटर का जो लो अर्थ ऑर्बिट का एरिया है वहाँ पे कुछ स्मॉल जो सैटेलाइट्स हैं उनको प्लेस है वो किया गया है इस रॉकेट के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था, कुछ बेसिक फीचर था प्राइवेट सेक्टर का स्पेस जर्नी के अंदर में, स्पेस के माइलस्टोन के अंदर में कंट्रीब्यूशन है उसको भी ये शो करता है। तो एक तो आपको प्राइवेट कंट्रीब्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए, हो सकता है मेंस के अंदर में कोई क्वेश्चन आपसे आ जाए जीएस पेपर 3 के अंदर में कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो क्यों ज़रूरी है स्पेस जर्नी के अंदर में, स्पेस का जो नया अचीवमेंट है उसके अंदर में। क्योंकि हम पब्लिक फंडेड के अंदर में आप देखिए कि कंप्लीट जो अचीवमेंट्स हैं उनको नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर का भी अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो उसको जो ये हमारा जर्नी है उसको आप देखिए कि पुश यहाँ पे करेगा। तो स्टूडेंट जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो अपने आंसर के अंदर में कुछ आप यहाँ पे स्टार्टअप्स के नेम को है उनको भी कोट करोगे कि ये कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जो प्राइवेटली वे के अंदर में वर्क करते हैं, जिन्होंने अपना कुछ सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ऑर्बिटल रॉकेट है उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो उसको आप कमेंट्स उसमें अपने आंसर के अंदर में कोट करोगे, तो इस वजह से आपको ये प्राइवेट कंपनीज हैं उनके नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि केरल के रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट ये मेंशन करता है कि 2900 के आसपास, अराउंड 3000 के आसपास ऐसे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ड्रॉप आउट यहाँ पे नंबर्स बताया गया है 24-25 का जो सेशन है उस दौरान में। अब पर्सन ड्रॉप आउट क्यों करते हैं, कोई भी स्टूडेंट है वो एजुकेशन के सिस्टम में एनरोल किया है और उससे ड्रॉप आउट है वो क्यों किया करता है। ड्रॉप आउट होने के बिहाइंड में एक मेजर जो फैक्टर हुआ करता है वो होता है हमारे यहाँ पे जो माइग्रेंट फैमिलीज होती हैं। आप देखिए कि जो लेबरर वर्कर्स हैं जो माइग्रेट करते हैं उनके जो फैमिली के जो चिल्ड्रंस हैं उस स्कूल के अंदर में एनरोल करेंगे, फिर वो माइग्रेट करके अदर पार्ट के लिए चले जाते हैं, उनको किसी अदर एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, या आप देखिए कि जहाँ पे उनका जॉब अपॉर्चुनिटी चल रहा था वो बेटर सिचुएशन में नहीं है, वहाँ पे जॉब का लॉस होता है। तो मेजर फैक्टर होता है माइग्रेशन का, कि माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे ड्रॉप आउट्स का जो संख्या है उसका इंक्रीज होना। माइग्रेशन के अलावा भी आप देखिए कि कुछ यहाँ पे अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई के अंदर ही इंटरेस्ट कम होना, कि स्टूडेंट का जो पढ़ाई के अंदर में ही इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया है, वो अदर एक्टिविटीज़ के अंदर में उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ है जब वो इस एज के अंदर में है, जबकि वहाँ पे अदर सेक्टर्स में वो डाइवर्ट है वो हो सकता है। फिर आप देखिए कि हेल्थ के भी कुछ इश्यूज़ हैं, कि कोई पर्सन है वो हेल्थ से इम्पेक्टेड है, उसको कुछ सीरियस यहाँ पे हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ है, तो उस समय वो स्टूडेंट है वो नहीं जाए वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, तो उसका भी ड्रॉप आउट होना। डिसफंक्शनल फैमिलीज़ हैं, कि फैमिलीज़ हैं वो फंक्शनल सिचुएशन में नहीं है, बेटर कंडीशंस में नहीं है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं जिससे कि ड्रॉप आउट के जो नंबर्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि क्या फैक्टर्स यहाँ पे रोल प्ले करते हैं हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट होने के बिहाइंड में, तो आप नंबर को कोट करोगे कि हमारे यहाँ पे इतने लार्जर नंबर के अंदर में जो पर्सन हैं वो माइग्रेंट वर्कर हैं, तो उनकी फैमिली का माइग्रेशन समय समय पे उनका माइग्रेशन होता है, सीजनल जॉब की वजह से वो चेंज करते हैं, तो जो स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन है उसको इम्पेक्ट करता है। इंटरेस्ट का कम होना, जो स्कूल्स के अंदर में आप देखिए कि उनका प्रॉपर इंटरेस्ट ना होना, फिर इस समय फैमिली के कुछ अदर इश्यूज़ होना, फैमिली का जो प्रॉपर फंक्शनिंग सिस्टम ना होना, तो ऐसे फैक्टर्स पता होने चाहिए।
फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो एशियाटिक लोयन है उनके बारे में मेंशन है कि गुजरात का जो कोस्टल एरिया के जो एशियाटिक लोयंस हुआ करते हैं वो बेसिकली आप देखिए कि वाइल्ड प्रे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर में डिपेंड है वो नहीं करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स वहाँ पे रेयर कंडीशन में उनके द्वारा शिकार किए जाते हैं, लार्जली उनका जो इंटरेस्ट होता है वो वाइल्ड प्रे के ऊपर में हुआ करता है। तो ये कोस्टल लोयंस के बारे में है। एशियाटिक लोयन हमारे यहाँ पे किस स्टेट में मिलते हैं? गुजरात के अंदर में मिलते हैं। समय समय पे डिमांड आया है, समय समय पे कोर्ट के अंदर में भी प्रोसीडिंग पहुंचा है जिसमें कहा गया कि इनको अदर स्टेट्स के वहाँ पे जो ट्रांसलोकेट है वो किया जाए, कि अदर स्टेट में अगर इनको रखा जाएगा कुछ लोयंस को, तो आप देखिए कि अगर समय पे कोई डिजीज़ का अगर आउटब्रेक होता है, जैसे कि 2018 के समय में 18-19 के समय में K9 डिस्टेंबर वायरस है, एक K9 डिस्टेंबर वायरस है जो कि लॉयंस के अंदर में देखने के लिए मिला था। ये जो गिर का एरिया है एशियाटिक लॉयंस के अंदर में, तो कोई भी डिजीज़ का आउटब्रेक हो तो एक एरिया को ही वो इम्पैक्ट करे, सभी एरियाज़ को इम्पैक्ट ना करे, जिससे कि यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसे ही आप देखिए कि वन हॉर्न राइनो के बारे में होता है कि उनका लार्जर संख्या है वो काजीरंगा में है, फिर एक डिमांड चला कि काजीरंगा से अदर पार्ट में उनको ट्रांसलोकेट किया जाए, तो कुछ आसाम के कुछ अदर एरियाज़ में भी उनको भेजा गया है। कुछ ऐसे भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं जिनको मिनी काजीरंगा है वो बोला जाता है। तो ऐसा ही डिमांड एशियाटिक लाइन का है। ये इनकी हैबिट के बारे में मेंशन है कि वाइल्ड प्रे उनका फर्स्ट इंटरेस्ट है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, कोया नाम की जो ट्राइब है उसके बारे में है। अब आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज़ से क्या यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वहाँ पे ये ट्राइब मिलती है, कोया ट्राइब। हो सकता है ट्राइब आपको मेंशन कर दिया जाए, जैसे कि आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो ट्राइब है वो बता दिया गया कि वन गुर्जर नाम का एक ट्राइब है, वन गुर्जर नाम का एक ट्राइब है, और इसमें मेंशन कर दिया गया कर्नाटका। सेकंड आपको बता दिया गया कि कोया नाम का ट्राइब है और इसके इस स्टेट से रिलेटेड है या नहीं है, इसमें आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बता दिया गया। थर्ड आपको यहाँ पे कोई ट्राइब मेंशन कर दिया गया कि भील नाम का जो ट्राइब है, और भील के अंदर में मेंशन कर दिया गया तमिलनाडु। अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। वन गुर्जर है वो उत्तराखंड में हुआ करते हैं, कर्नाटका में नहीं होते हैं। कोया अभी हमने देखा कि कुछ कोया ट्राइब के लोग हैं जो ड्राउनिंग सिचुएशन में बहे हैं, कहाँ पे? गोदावरी के अंदर में, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में वो मिलते हैं। भील नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली राजस्थान का सदर्न पार्ट है, मध्य प्रदेश है, गुजरात का भी कुछ एरिया है, वहाँ पे मिलते हैं। तमिलनाडु में इनका प्रेजेंस है वो नहीं है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे, तो करेक्ट है इसके अंदर में कोया ट्राइब। अब ड्रोनिंग की सिचुएशन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, आप देखिए कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी रिगार्डिंग में कंसर्न हुआ करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के वहाँ पे ड्रोनिंग के जो केसेस, बहने के जो केस हैं वो समय के साथ में और इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे स्टूडेंट्स? एक तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो रिवर है, जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनका प्रॉपर डिमार्केशन नहीं होना, मीन्स उनका जो एम्बार्कमेंट है, जो उनको एक लाइन डिसाइड करता है कि उसको क्रॉस नहीं करना है, वहाँ पे वाटर का जो फ्लो है वो स्पीडी वे के अंदर में रहेगा, तो प्रॉपर एम्बार्कमेंट है उसका यहाँ पे प्रेजेंस है वो ना होना। सेकंड आप देखिए कि क्लाइमेट चेंज का इशू है वो सामने आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मोर आइस है उसका मेल्टिंग होगा, तो मोर मेल्टिंग होगा तो जो रिवर्स हैं वो ओवरफ्लो करेंगे, और जब मानसून कंडीशंस बेटर होती हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश रिसीव होता है, तो उस समय तो आप देखिए कि कैसे हमारा जो नदियों का एरिया है, जो रिवर्स के एरिया के अंदर में ऐसे हर एक साल ऐसे इंसिडेंट वो आया करते हैं, और विदाउट मानसून के समय भी ये हुआ करते हैं, क्योंकि नदी का जो पानी है वो आप देखिए कि अगर आप आउटसाइड एरिया से देखोगे तो आपको वो ऐसे दिखेगा कि जैसे वो वहाँ पे एक रुका हुआ स्टेट के अंदर में है, कि स्टेगनेंट है, और जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। बट नदी का जो पानी होता है, नदी जो कोई किसी भी रिवर का जो वाटर है, वो इनसाइड एरिया में उसका फ्लो है वो काफ़ी स्पीडी वे के अंदर में हुआ करता है। जैसे मल्लाह नाम का एक ट्राइब होती है, उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं वो इस प्रोसेस को काफ़ी अच्छे से जाना करते हैं, क्योंकि वो रिवर के रिलेटेड ही उनका इकोनॉमी है, फैमिली स्ट्रक्चर है वो वर्क किया करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हमें रिवर वाटर है वो एक फिलोसफिकल भी आप इस पॉइंट को बोल सकते हो, जो हिंदी में भी यूज किया जाता है, कि नदी का जो पानी है वो बाहर जिस तरीके से दिखता है, नदी का जो बहाव है
वो अंदर जो होता है वो उस तरीके से जो काफ़ी तेज़ हुआ करता है। डेट मीन्स कि आपका जो यहाँ पे एस्पिरेशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपका माइंड के अंदर में होना चाहिए, उसका फुली एक्सप्रेशन नहीं मीन्स वन काइंड ऑफ आप यहाँ पे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ जो फिलोसफिकल थिंग्स हैं, जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में ये मेंशन है। तो एक कोया ट्राइब था गोदावरी के, वहाँ पे गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। बट आपको ये ज़रूर से पता होना चाहिए कि गोदावरी ये जो आंध्रा तेलंगाना का एरिया है, इससे फ्लो है वो किया करती है। पोलावरम के बारे में मेंशन है। पोलावरम आप देखिए कि एक प्रोजेक्ट भी है वहाँ पे, वो वाटर के रिगार्डिंग में, इरिगेशन के रिगार्डिंग में पोलावरम का एक प्रोजेक्ट है जो कि इन्हीं स्टेट्स के वहाँ पे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आसाम के, वहाँ पे बटरफ्लाई के बारे में है कि जो अनवांटेड वहाँ पे गेस्ट हैं वो देखिए कि कैसे वहाँ पे बटरफ्लाई के लिए एक स्वीट होस्ट के रूप से इमर्ज हैं, वो हुए हैं। तो ये आसाम का बटरफ्लाई के बारे में। और जो फ्लावर्स हैं वो आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं बटरफ्लाईज के लिए। जितना वहाँ पे फ्लावर्स होंगे, जितना वहाँ पे बटरफ्लाई के लिए बेटर जो होस्ट है, स्वीट होस्ट है, उसका वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो बटरफ्लाई हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनका भी और भी इम्पोर्टेंट जो प्लेस है वो क्या है, हमारा जो कम्प्लीटली पोलिनेशन का जो प्रोसेस हुआ करता है ना, उसमें आप देखिए कि ये जो बटरफ्लाई हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो अपना रोल है वो प्ले करते हैं। अब आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो अपने रूफ़ के ऊपर में किचन गार्डन है उसको सेटअप करते हैं कि कुछ वहाँ पे वेजिटेबल प्रैक्टिस उनके द्वारा किया गया। बट काफ़ी बार आप देखिए कि उनको रिजल्ट्स है वो नहीं मिलेगा कि काफ़ी अच्छा वेजिटेबल डेवलप हुआ है, बट उसका जो फ्रूट जो आना चाहिए था, जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। उसके बिहाइंड में रीज़न होता है पोलिनेशन का, कि काफ़ी बार जो रूफ टॉप एरिया में किया गया वहाँ पे इंसेक्ट्स का प्रेजेंस नहीं है, और प्रॉपर अगर पोलिनेशन नहीं होता है तो उस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। तो उसके लिए आप देखिए काफ़ी बार आर्टिफिशियल पोलिनेशन करना होता है। इस तरीके से हमारे जो इंसेक्ट्स हैं उनका रोल, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो रहा है। अब जब हम इंसेक्ट्स के बारे में देखते हैं, बटरफ्लाइज के बारे में रीड करते हैं, तो कुछ स्टेट्स ने आप देखिए कि अपने वहाँ पे बटरफ्लाई है उनको भी डेजिग्नेट किया है कि ये उनके स्टेट का बटरफ्लाई है। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट के वहाँ पे किया गया था। नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिन्होंने केसरी हिंद नाम का जो बटरफ्लाई है उसको डेजिग्नेट किया था। तो कौन सा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जिसने केसरी हिंद नाम का जो बटरफ्लाई है उसको अपना स्टेट बटरफ्लाई बताया? क्योंकि स्टूडेंट्स, केसरी हिंद तो एक अवार्ड भी होता है जो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर में रीड करते हो। हमारे जो M.K. गांधी हैं उनको वो अवार्ड है वो दिया गया था। फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हुआ करता है, जो कि हमारे लीगल सेक्टर को रेगुलेट करता है, इवन लीगल सेक्टर का जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको भी ये रेगुलेट है वो किया करता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया कि सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करना है। काफ़ी बार आप देखिए कि जो यंग लॉयर्स हुआ करते हैं, जो अपना ट्रेनिंग फेज के अंदर में हैं, जब किसी लॉयर के साथ में वो सीखते हैं इनिशियली पार्ट के अंदर में, तो उस समय अपना एक पॉपुलैरिटी फेम है उसको गेन करने के लिए उनके द्वारा ये जो लीगल प्रोफेशन है, लीगल थिंग्स हैं, उनको काफ़ी यहाँ पे सेंसेशनल वे के अंदर में बताया जाता है, जिसके थ्रू उनको जो फ़ैन फॉलोइंग है इस तरीके से उनका डेवलप होता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सोशल मीडिया नॉर्म्स को लेके आया है। लॉ स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स हैं इस तरीके से लीगल प्रैक्टिस है, प्रोफेशन है, उसको सेंसेशनलाइज है वो नहीं कर सकते हैं। कुछ उनको लिमिटेशन है वो यहाँ पे लगाया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के विजिट के लिए गए थे, वहाँ पे आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया का जो सोशल मीडिया के ऊपर में जो रेगुलेशन था, स्पेशली जो चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में, उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी प्रेज किया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जो वहाँ पे जिनके लिए आप देखिए कि जो जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, सोशल मीडिया बॉन्डिंग के बजाय जो रियल बॉन्डिंग है वो मोर इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो वहाँ पे मेंशन इसी वजह से किया गया था कि सोशल मीडिया का जो रेगुलेशन है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन पावर जो ट्रेन है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जिसको इनोग्रेट किया गया है, हरियाणा के अंदर में 2 सिटी हैं। नॉर्दर्न पार्ट का जो सिटी है वो जींद नाम का सिटी है। दिल्ली के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में जो सिटी है उसको सोनीपत बोला करते हैं। बोथ सिटीज़ को कनेक्ट करने वाला जो रूट है, इस रूट के ऊपर में आप देखिए कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन है वो चलेगा। अभी हाइड्रोजन पावर ट्रेन क्या है, आप देखिए कि हाइड्रोजन का उसमें स्टोरेज होगा, ऑक्सीजन के साथ में वो रिएक्ट करेगा
और वाटर वेपर जो है, वाटर वेपर के अलावा जो हीट है उसको ये रिलीज करेगा बाई प्रोडक्ट के रूप से। तो एक यहाँ पे पॉजिटिव क्या है कि एक तो एमिशन यहाँ पे कम होगा। एमिशन कम होने के साथ में और पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये है कि नया टेक्नोलॉजी जो अदर कंट्रीज में डेवलप है, कुछ ही कंट्रीज के वहाँ पे जैसे जर्मनी है, जापान है, यूएस है और चाइना है, तो उन कंट्रीज़ के क्लब के अंदर में भी हम ज्वाइन करेंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू में। फिर आप देखिए कि हमारा जो एमिशन लेवल है उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस नए जो प्रोजेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग में, जो कि हमारे ट्रेन सेक्टर को पावर करता है। क्या स्टूडेंट्स इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा या नहीं होगा? इन ट्रेन्स के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा, बट ट्रेन के इनसाइड एरिया मीन्स ये जो केमिकल रिएक्शन है उसी के थ्रू होगा। यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो डिमांड है वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो न्यूज़ है वो इंडिया और यूके का जो ट्रेड डील है उसके बारे में है। जुलाई 15 का वो डे है जब इंडिया और यूके के बिटवीन में कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है जो 1 ईयर का साइनिंग के बाद में एग्जिस्टेंस में आया है। तो आप देखिए कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है वो भी इफेक्ट के अंदर में आया है इस डील के साथ में। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन क्या होता है कि जब वर्कर्स एक दूसरे के वहाँ पे काम करते हैं तो दोनों जगह आप देखिए कि जो सोशल सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग में जो कंट्रीब्यूट किया करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन नहीं हो, उसको वहाँ पे रेगुलेट किया जाए। उसके रिगार्डिंग में इस वीक के अंदर में एक न्यूज़ ये भी था कि क्या हमारे जो बैक डेट के अंदर में जो रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर में ये एग्जिस्टेंस में आएगा, तो वो बैक डेट में नहीं आएगा। बेनिफिट क्या होगा? टैरिफ के रिगार्डिंग में बेनिफिट होगा। 96.8% ऑफ टैरिफ लाइन है उसको ये रिमूव करेगा। फिर आप देखिए कि 97 पॉइंट कुछ परसेंटेज है बाई वैल्यू जो टैरिफ है ट्रेड है उसको ये रिड्यूस करेगा। तो ये टैरिफ के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव और नेगेटिव को बताया, मीन्स पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो उसमें कुछ नहीं है। डबल जो कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है उसके बारे में है कि ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर का अगर कोई पर्सन है वो वहाँ पे रहते हैं उसको रिवाइज करके 5 ईयर किया गया है। जो वर्कर्स बेसिकली एक दूसरे के वहाँ पे काम करते हैं तो उनको सोशल सिक्योरिटी के लिए जो पे करना होगा जो एक ही जगह यहाँ पे पे है वो किया जाएगा। फिर आप देखिए कि यूके को क्या गेन हुआ है इस डील के साथ में। यूके को बेसिकली आप देखिए कि एक तो मार्केट का एक्सेस मिला है ना, इंडिया वन ऑफ द मार्केट है, तो यूके को यहाँ पे मार्केट का एक्सेस मिला है गुड्स एंड सर्विस के अंदर में। फिर आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो टैरिफ है उनको भी रिमूव करने का बात किया गया है, तो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो मोर यहाँ पे मार्केट के अंदर में अवेलेबल रहेंगे। फिर यूके का जो एल्कोहल प्रोडक्ट्स हैं, विस्की है, उनका आप देखिए कि इंडिया के लिए चीपर यहाँ पे अवेलेबिलिटी होना, तो मार्केट का उनका जो मार्केट के अंदर में उनका जो प्रेजेंस है, डोमिनेंस उसको इंक्रीज करेगा। कार्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं। फिर ये तो बेसिक यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल सर्विस, टेलीकॉम एंड एनवायरमेंटल सर्विस हैं, वो भी यहाँ पे एक रूट है जो जो यूके को जो पॉजिटिव है वो प्रोवाइड करेगा। क्या कोई अनयूजुअल एस्पेक्ट है डील का? यहाँ पे कोई अनयूजुअल एरिया है क्या ये डील के अंदर? तो फर्स्ट आप देखिए कि ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर है कि फर्स्ट टाइम ऑटोमोबाइल के सेक्टर के अंदर में अलाउ किया गया है उनको यहाँ पे। तो ये बेसिकली जो पेट्रोलियम एंड डीजल के जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनका भी अलाउ रहेगा। कंसेशन जो टैरिफ है उनको यहाँ पे मिलेगा। तो जो इंजन का जो साइज़ है, व्हीकल का जो टाइप है, उन सब के ऊपर में वो ड्यूटी है वो डिपेंड करेगा। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को कवर करना वन ऑफ द अनयूजुअल एरिया के रूप से यहाँ पे उसका डिस्कशन है। सेकेंड आप देखिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है उसके ही बारे में है कि जो यूके का फर्म्स हैं वो अलाउ करेंगे पार्टिसिपेट इन द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट बिड्स हैं उनके अंदर में। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं वो दो ऐसे एरियाज हैं जिनको कि ये अनयूजुअल वे के अंदर में कवर है वो किया है डील यहाँ पे। बट यहाँ पे कुछ अदर जो कंसर्न्स हैं जो लेफ्ट आउट हैं डील का, उसके बारे में भी मेंशन है कि जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्री हैं जिनसे हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस किया है जो यहाँ पे नहीं है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। न्यूजीलैंड का जो एग्रीमेंट है उसके अंदर में भी हमने 20 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है 15 ईयर्स के अंदर में कहा है। बट यूके डील में किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं मेंशन है कि जो इन्वेस्टमेंट का एरिया है उसका यहाँ पे नहीं मेंशन होना। और सेकंड आप देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में जो इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हुआ करता है वो सेकंड यहाँ पे पॉइंट है कि यूनिलेटरली वे के अंदर में कैंसिल किया गया है इंडिया
यहाँ पे जो भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को जो कैंसिल किया था 2017 के समय में, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एक पॉइंट था वहाँ पे कि इन्वेस्टर्स का जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व है वो करवाया जाए, तो उसका भी यहाँ पे इंक्लूजन है वो नहीं हुआ है, उसका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की भी बात। और यूके का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है उसमें कंसेशन इंडिया को नहीं मिला है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है वो मोर कार्बन का एमिशन करेगा तो उसके ऊपर में मोर टैरिफ अप्लाई करेगा उनके कंट्री के वहाँ पे, तो उसमें भी कोई कंसेशन मिल सके वो यहाँ पे नहीं मिला है। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जो डिस्प्यूट्स हैं उनके रिजोल्यूशन और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो डील का पार्ट हैं, वो नहीं बने हैं। जो कुछ इन्वेस्टमेंट कुछ अदर कंट्रीज़ के डील के साथ में मिला है, जिसमें यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन भी है और एक जो आप देखिए कि न्यूजीलैंड के साथ में हमारा एग्रीमेंट हुआ है। फिर आप देखिए कि वेस्ट एशिया के बारे में है। अब वेस्ट एशिया के बारे में क्या मेंशन किया गया कि जो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एरिया है वहाँ से आप देखिए कि कुछ शिप वेसल्स वो निकलने वाले थे, कुछ टैंकर्स वहाँ पे निकलने वाले थे। ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स हैं उनके द्वारा कहा गया कि जो माइंस वहाँ पे हैं, माइंस को वो हिट किए हैं। तो बेसिकली माइंस जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एरिया के अंदर में हैं, माइंस को यहाँ पे हिट है वो किया गया। हिट किया गया तो क्या होगा, आप देखिए कि कोलैप्स यहाँ पे होगा, एक्सप्लोड होगा यहाँ पे, जो बेसिकली जो ऑयल के जो टैंकर्स उस एरिया से पास है वो हुए हैं। तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में ही मेंशन है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है कि यूएस ने जब ईरान के वहाँ पे अटैक किया तो ईरान ने भी उसको काउंटर किया है। ईरान के इस काउंटर के अंदर में आप देखिए कि जॉर्डन का जो एरिया है, जॉर्डन के वहाँ पे फर्स्ट टाइम यूएस ट्रूप्स के कुछ सैनिक हैं उनका यहाँ पे कैजुअलिटी आया है, डायरेक्टली वे के अंदर में कैजुअलिटी आया है जो कि जॉर्डन के उस बेस के वहाँ पे। बट जब से ये वॉर सिचुएशन हुआ है अराउंड 16 के आसपास यूएस के जो सोल्जर्स हैं उनका कैजुअलिटी हो चुका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे के अंदर में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है लेबनान के बारे में कि लेबनान के जो लेबनान के वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, लेबनान के वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो आप देखिए कि यूएस के लिए जाएंगे। तो लास्ट टाइम 2009 के समय में वो लेबनान के जो 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 प्रेसिडेंट हैं वो गए थे यूएस के लिए। अब आप देखिए कि ये तो लेबनान के प्रेसिडेंट के बारे में है जो कहाँ के लिए जाएंगे, यूएस के वहाँ पे, क्योंकि एक डिस्कशन हुआ है कि कैसे पीस प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस में आए। बट आप देखिए कि इटली के वहाँ पे डिस्कशन हुआ था जो वहाँ पे क्लोज हो चुका है पीस प्रोसेस का लेबनान के रिगार्डिंग में। बट ऐसे जो कंट्री हुआ करते हैं जहाँ पे जो रिलीजन्स उस कंट्री के अंदर में है उसके बेसिस के ऊपर में पावर का शेयरिंग हुआ करे, तो ऐसे कंट्रीज़ को हम क्या बोला करते हैं, आप देखिए कि कन्फेसियोनलिस्ट नाम से इन कंट्रीज़ को बोला करते हैं। तो कौन कौन से कंट्री इसका पार्ट आते हैं कि उन्होंने अपने कंट्री का जो सेक्टर्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, उन्हीं को देखते हुए पावर का डिवाइड है वो किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेबनान इसका पार्ट है, इराक है, बोस्निया है, हजरगोविना है, ये कुछ ऐसे कंट्री हैं वो इसका पार्ट हैं। तो कौन किस तरीके से इसमें डिवाइड है। लेबनान के अंदर में आप देखिए कि जब भी हम प्रेसिडेंट पोस्ट के बारे में देखते हैं लेबनान में, जब भी हम प्रेसिडेंट पोस्ट के बारे में देखेंगे तो मेरोनाइट क्रिश्चियंस जो हुआ करते हैं, मेरोनाइट क्रिश्चियंस जो हैं वो यहाँ पे इस पोस्ट के ऊपर में इलेक्ट होगा। जब हम लेबनान का जो प्राइम मिनिस्टर है उस पोस्ट के बारे में रीड करेंगे तो हमेशा आप देखिए कि जो सुन्नी सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स का है उससे रिलेटेड जो पर्सन है वो वहाँ पे बेसिकली उसके लिए इलेक्ट होगा। फिर आप देखिए कि स्पीकर के बारे में देखेंगे कि जो स्पीकर का जो पोस्ट हुआ करता है, तो लेबनान के अंदर में जो स्पीकर का जो पोस्ट है उसके लिए सिया सेक्ट के जो लोग हैं, जो सिया सेक्ट है मुस्लिम्स के अंदर में, उसी से रिलेटेड जो पर्सन है वो इलेक्ट होगा। और आप देखिए कि जो डिप्टी पीएम है, डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है उसके लिए ग्रीक ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन हैं वो उसके लिए इलेक्ट हैं वो होंगे। तो ऐसे कंट्री जो अपने कंट्री में जो डिफरेंट सेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग में एक पावर शेयरिंग का एग्रीमेंट करते हैं तो उन कंट्रीज़ को बोला जाता है कन्फेशनलिस्ट सिस्टम के रूप से या इस तरीके के पावर के रूप से। इराक जो है उसका एग्जाम्पल है, हजरगोविना एग्जाम्पल है और बोस्निया एग्जाम्पल है। इराक में जैसे कुर्द पर्सन है उनको एक जो पॉलिटिकल पोस्ट है वो दिया गया है कि कुर्दिश जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इसके पार्ट हैं वो बनेंगे। फिर आप देखिए कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे सदर्न लेबनान के बारे में। हजीबुल्लाह के वहाँ पे आप देखिए कि उनके कुछ लोगों को जो जो अटैक है वो किया गया था।
तो अब हजीबुल्लाह के द्वारा क्या किया गया है, मास लेवल के ऊपर जो फ्यूनरल है उसको ऑर्गेनाइज किया है सदर्न लेबनान के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेंशन है ईरान के बारे में है। ईरान ने आप देखिए कि जो कमिटमेंट्स यहाँ पे कंफर्म किए थे इंटरिम डिस्कशन के अंदर में यूएस के साथ में, उनका सस्पेंस वो किया है, उनको सस्पेंड है वो किया है। तो ईरान ने सस्पेंड किया है कमिटमेंट्स को इंटरिम एग्रीमेंट का जो कि उन्होंने यूएस के साथ में किया था, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे जो कम्प्लीटली विड्रोवल हुआ है यूएस और ईरान के बिटवीन में, एक्सचेंज ऑफ स्ट्राइक्स हैं वो देखने के लिए मिली हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया गया है, मिलिट्री के भी टारगेट यहाँ पे हुए हैं, एनर्जी जो सेक्टर के एरिया हैं उनको भी टारगेट है वो किया गया। ईरान के कुछ एरिया में आप देखिए कि जो डेट जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर स्टेशंस हैं उनको टारगेट किया गया। तो कुछ एरिया में कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाए ऐसा भी गाइडलाइन है वो आई हैं। फिर हमने मिलिट्री एरिया के बारे में देखा तो ईरान ने देखी कि जॉर्डन के वहाँ पे जब अटैक किया तो यूएस के ट्रूप्स हैं उनका भी कैजुअलिटी हुआ है। तो ये ऐसा सिचुएशन है। आप देखिए कि फिर रसिया के कुछ रीजन्स में यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया है, वहाँ पे भी 9 लोगों का कैजुअलिटी हुआ है। तो रसिया यूक्रेन वॉर जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है, तोम्बोव नाम का वो रीजन है जिसमें ये अटैक है वो हुआ है रसिया के। वहाँ पे काफ़ी सारे रीजन हैं रसिया में जो न्यूज़ के अंदर में हैं जब से ये अटैक्स देखने के लिए मिले हैं। लास्ट 6 मंथ के दौरान में आप देखिए कि नए जो डिफेंस मिनिस्टर आए थे यूक्रेन के, जिनको अभी आप देखिए कुछ पोस्ट से रिमूव किया गया है, उनके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट भी हुआ है। तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको लोग इस वजह से प्रेज किए हैं कि जो यूक्रेन का जो असर्टिवनेस था, जो यहाँ पे डोमिनेंस था स्पेशली ड्रोन सेक्टर के अंदर में, वो इंक्रीज हुआ था पिछले कुछ समय से। फिर आप देखिए कि वेनेजुएला के बारे में है जहाँ पे डबल अर्थक्वेक है, ट्विन अर्थक्वेक का सिचुएशन क्रिएट हुआ था। 5000 के आसपास लोग हैं उनका डेथ हुआ है उस ट्विन अर्थक्वेक के अंदर में। जब आप देखिए कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ में वहाँ पे कोलाइड किए हैं, कोई वहाँ पे कोलिजन नहीं हुआ है, एक दूसरे के साथ में जो कोलाइड आपको देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पे आप देखिए कि डेट जो वेनेजुएला का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ का एक सिटी है उसमें लार्जर वे में इम्पैक्ट हुआ। इम्पैक्ट इस वजह से भी हुआ क्योंकि कॉलोनियल एरा का वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था। इस तरीके से हाई जो अर्थक्वेक है, हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी डेवलपमेंट है वो नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे यही है कि आईएमएफ के साथ में कुछ जो आप देखिए कि रिकन्स्ट्रक्शन का जो फंड है वो लिया गया है वेनेजुएला का जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके द्वारा। वेनेजुएला का कैपिटल क्या हुआ करता है, कैरेकस उनका कैपिटल हुआ करता है। फिर न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं उन्होंने नेतन्याहू के बारे में कहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको वॉर क्रिमिनल के रूप से जो चार्ज है वो किया है। अभी वो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि वो पुलिस को इस तरीके से ऑर्डर दे सकते हैं क्या यूएन की मीटिंग के लिए अगर वो नेतन्याहू इजराइल के लीडर वहाँ पे आते हैं तो उनको अरेस्ट किया जाए। तो उसके उसके उनके पावर के बारे में उन्होंने डिस्कशन के लिए कहा है। बट नेतन्याहू को आप देखिएगा एलिगेशंस हैं जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया गया। क्या इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट है? इंडिया उसका पार्ट है वो नहीं है। फिर आप देखिए कि जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्यूबा के बारे में है। क्यूबा कहाँ पे है? यूएस के ही नियर बाई एरिया के अंदर में है क्यूबा, जहाँ पे आप देखिए कि जो कम्युनिस्ट है रसिया का इन्फ्लुएंस है वो हुआ करता है, बट उनको ब्लॉकेज किया गया है, स्पेशली ऑयल का ब्लॉकेज किया गया। तो ब्लैकआउट्स का जो सिचुएशन है वो क्यूबा के वहाँ पे हुआ है। ऑयल्स का ब्लॉकेज है तो आप देखिए कि वो कैसे सभी सेक्टर्स का जो इकोनॉमी है, सभी जो इकोनॉमिकल सेक्टर्स हैं उनको ये कैसे इम्पेक्ट करता है। और ये वहाँ के जो डिप्लोमेट हैं उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने इसको बताया है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सिचुएशन में है क्यूबा इस समय में। और कलेक्टिव पनिशमेंट जो कम्प्लीटली जो पब्लिक है उसको देखने के लिए मिला है कि यूएस का जो लीडर है उनके अकॉर्डिंग में उनके फेवरेबल वहाँ पे पॉलिटिकल पावर का गवर्नमेंट नहीं है। तो आप देखिए कि इसको किस तरीके से वहाँ पे जो कंप्लीट जो 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 पनिशमेंट है वो दिया गया है, कम्प्लीटली जो इम्पैक्ट है वो किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे कुछ अनसीन लेबर वर्कर्स हुआ करते हैं। जब भी आप देखिए कि हम कोई भी ग्रेन को कंज्यूम करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने राइस को कंज्यूम किया जिसको इस न्यूज़ में भी मेंशन किया गया है, तो ये जो ग्रेन है मल्टीपल हैंड्स के थ्रू पास करता है। ये जब फार्म एरिया में आप देखिए कि वहाँ पे जब ग्रो होता है फार्म एरिया के अंदर में, और जब तक ये आपका प्लेट तक नहीं पहुँचता है, जब तक ये मल्टीपल हैंड्स के थ्रू पास होता है, इसके अंदर में एक यहाँ पे अनविजिबल
जो अनरिकॉग्नाइज एरिया है जिसमें जो आप देखिए कि यहाँ पे डेट जो लोडमैन हुआ करते हैं, जो रेलवे के अंदर में बेसिकली ग्रेन्स को लोड करते हैं, उनके बारे में मेंशन है कि रेलवे गुड्स के अंदर में जो लोडमैन है उनका किस तरीके से हार्डवर्क है, कैसे वो यहाँ पे इन सैक्स को यूज करते हुए इनको लोड है वो किया करते हैं। सैक्स के बारे में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे पैकेजिंग एक्ट 1987 का मेंशन करता है कि जूट का जो यूज है वो करना है लार्जली वे के अंदर में, स्पेशली पैकेजिंग एरिया के अंदर में जूट का ही यूज होना चाहिए, जो आपको यहाँ पे इस फोटो में मिलेगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पे राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु है, उसके बारे में भी मेंशन है। तंजौर का जो एरिया है, तंजावुर का एरिया है जो कि तमिलनाडु के अंदर में है, जिसको कि राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु बोलते हैं। हर एक स्टेट में कोई एरिया होता है जिसको उसका बाउल के रूप से बताते हैं, उसका प्याली। जैसे कहीं पे आप देखिए कि डेट मस्टर्ड ज़्यादा होगा तो मस्टर्ड बाउल ऑफ डेट स्टेट मेंशन करेंगे, कहीं पे आप देखिए कि राइस ज़्यादा होगा तो राइस बाउल ऑफ डेट स्टेट है वो उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन मोर होता है तंजौर के एरिया में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। यहाँ पे राइस के बारे में मेंशन था, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आप देखिए कि फिलीपाइंस के वहाँ पे है, बट इसका एक जो सेंटर है वो बनारस के वहाँ से भी ऑपरेट करता है, हमारे यहाँ पे बनारस के वहाँ से भी ऑपरेट करता है, जो 2017 में सेटअप हुआ था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।